गुड मॉर्निंग क्लास 12। कल हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे और होपफुली आपने उसको किया होगा और उसके जैसे और न्यूमेरिकल्स देखिए और करिए। एनसीईआरटी में जो आपकी चैप्टर के बीच में एक एक्सरसाइज है उसमें कंसंट्रेशन के न्यूमेरिकल्स दिए हैं, बैक एक्सरसाइज में भी है, लेकिन जो पहली एक्सरसाइज है उसमें न्यूमेरिकल्स आपके दिए हुए हैं, तो वो 5 या 6 न्यूमेरिकल्स है, उसमें से शायद 1 या 2 हमने कराए भी थे, वो करिए और करके हमको पर्सनली भेजिए। आज हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हम क्या लिखे हैं यहाँ पे, डेफिनेशन नोट कर लें। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स which is dissolved in 100 gram of a solvent to form a saturated solution at a given temperature। 2-3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, आपको पता है। एक हमारा कौन सा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक हमारा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में बनाने के समय हम क्या करें कि सॉल्वेंट के अमाउंट को चेंज किए बिना, एक फिक्स सॉल्वेंट के अमाउंट को रखे हुए और टेम्परेचर को चेंज किए बिना, यानी फिक्स टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हुए उसमें सॉल्यूट डालते जाएं, डिज़ोल्व होते जाएं। अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस पर फर्दर मोर सॉल्यूट डिज़ोल्व हो सकते हैं, तो ऐसे सॉल्वेंट्स, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर जो उसी टेम्परेचर पे मैक्सिमम सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है, उसके बाद वो सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं होता, तो ऐसे सॉल्यूशंस क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी हम कह रहे हैं at a given temperature maximum amount of solute that can be dissolved in a given amount of solvent is known as saturated solution। लेकिन आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा हीट कर दें तो दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सुपर सैचुरेटेड। सपोज हम कह रहे हैं कि 100 ग्राम वाटर की कैपेसिटी है 40 ग्राम ऑफ NaCl, लेकिन वी कैन इन्हांस इट अप टू 42, 43 वॉट एवर इट इज़। ये एक जनरल एग्जाम्पल है कि हम उसकी सॉल्युबिलिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो मैक्सिमम अमाउंट घुल गया किसी भी डिफरेंट सॉल्वेंट में। अच्छा, दूसरी बात, बचपन से पढ़ते चले आए हो, डिफरेंट सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट सॉल्वेंट में डिफरेंट होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने कहा कि 36 ग्राम घुल रहा है 100 ग्राम पानी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो वही 36 ग्राम ही सॉल्युबिलिटी हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इथेनॉल में। वहाँ पे होगी कि नहीं होगी तो डाल के चेक करना पड़ेगा, और अलग अलग सॉल्वेंट्स की अलग अलग सॉल्युबिलिटी वैल्यू होगी। अब हम क्या देख रहे हैं, सॉल्युबिलिटी हम चेक करते हैं किसकी, सॉलिड इन लिक्विड। ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। सबसे पहला फैक्टर्स क्या है, नेचर क्या है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट। एक प्रिंसिपल हमारा कहता है जिसको हम कहते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या मतलब है कि जैसा सॉल्वेंट होगा उसी तरीके का सॉल्यूट वो डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा। मीन्स इफ वी आर हैविंग पोलर सॉल्वेंट देन इट विल डिसॉल्व पोलर सॉल्यूट्स। अगर हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो क्या डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर सॉल्यूट्स को। मीन्स हम क्या कहते हैं, आयनिक, जिसको हम कह रहे हैं पोलर, ये प्रेफरेंशियली डिसॉल्व होंगे किसमें, पोलर सॉल्वेंट। सिमिलरली जो नॉन आयनिक है या हम कहते हैं नॉन पोलर है, वो किसमें डिसॉल्व होंगे प्रेफरेंशियली, नॉन पोलर यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये बात हमेशा ध्यान रखना। हमारे लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर के तो बहुत सारे एग्जांपल पता है, कौन कौन हो सकते हैं, बेंजीन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है। ये सारे सॉल्यूशन हमारे कैसे हैं, पोलर सॉल्वेंट, जिसको हम कहते हैं, सॉरी नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट की हम बात करेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, लिक्विड NH2 है, SO2 का लिक्विड है, वाटर है, ये सब हमारे किस में चले जाएंगे, पोलर सॉल्वेंट्स। हमने क्या कहा कि जो हमारे नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो कैसे हो गए, हमारे ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। और ऑर्गेनिक नेचर का सबसे बढ़िया एग्जांपल हम किसका ले सकते हैं, नैफ्थलीन है हमारा, एंथ्रासीन। कुछ एग्जांपल बता रहे हैं ताकि इससे कंफ्यूज ना हो। अगली चीज़ आती है कि जो सॉल्युबिलिटी है सॉलिड्स की लिक्विड में, उस पर टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमको पता है रिएक्शंस 2 तरीके के हो सकते हैं। जब भी हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को डालेंगे सॉल्वेंट में
either it is absorbing heat for getting dissolved in it or it is releasing heat after getting dissolving in it. तो हमने क्या कहा कि जब भी हम बात करते हैं कि रिएक्शन हमारा कैसा हो, एंडोथर्मिक, यानी उस समय हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। इसमें हमें क्या देखना है कि जो हमारा सॉल्यूट है जब ये डिसॉल्व होना शुरू करेगा सॉल्वेंट में, व्हाट इट इज डूइंग, इट इज एब्जॉर्बिंग द हीट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच व्हाट इज हैपनिंग, सॉल्यूशन फॉर्म। इस केस में हम क्या देखते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। ध्यान रखना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। किस बेसिस पे? आपने एक लॉ पढ़ा था 11th में, ली चेटिलियर प्रिंसिपल। वो भी क्या कहता था कि एंडोथर्मिक केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन। It is also predicting for the forward direction. Now the second case lies, और एक बात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एंथैल्पी है सॉल्यूशन की वो कैसी होगी, इट विल बी ग्रेटर देन 0। लेकिन अगर हमने बात की कि हमारा केस कैसा है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में हम क्या देख रहे हैं, क्या होगा, सॉल्यूट है, डिसॉल्व हो रहा है किसमें, सॉल्वेंट, क्या फॉर्म कर रहा है, सॉल्यूशन, और साथ में क्या निकाल रहा है, हीट। इसका इम्पैक्ट हम क्या देखेंगे कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हमेशा ध्यान रखना, इस समय एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कैसी हो जाएगी, इट विल बी लेस देन 0। तो हमने एक चीज क्या कंक्लूड की कि अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड की सॉल्युबिलिटी की जो एक किसी लिक्विड सॉल्वेंट में है, अगर एंडोथर्मिक वहाँ पर केस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक केस है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, घट जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस समय ली चेटिलियर प्रिंसिपल क्या कहता था, रिएक्शन विल प्रोसीड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी सॉल्यूशन क्या करेगा, अपने से सॉल्यूट के कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करेगा, निकाल देगा। दूसरी बात, प्रेशर का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं आता, नो सिग्निफिकेंट रोल इन द केस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। प्रेशर का कोई रोल नहीं है। तो दो चीजें देखी, पहले केस में हमने क्या देखा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सेकंड केस में हमने क्या देखा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, उसको बाइफरकेट किया एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के हिसाब से।